वैसे एक बात पूछूं? कबीर बोला। पूछो। तुम इतना क्या रिएक्ट कर रही हो? अगर ऐसा है भी तो। मैं क्यों कर रही हूँ? अंजोरी मेज पर मुक्का मारती हुई बोली। नेक्स्ट मंथ कोलकाता में अगली एग्जीबिशन अरेंज करनी है मुझे, वही जो कुछ दिनों पहले हमारे शहर में हुई थी। पहली बार बॉस ने मुझे इंचार्ज बनाया है, वरना मैं हमेशा होस्ट होती हूँ। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ये मेरे लिए, मगर अब वो एग्जीबिशन ही कैंसिल हो सकती है, सिर्फ तुम्हारे इन घटिया रूमर्स की वजह से। और कबीर को याद आया कि हाँ, सबसे पहले उसने वो टूटी छत वाला चित्र एक एग्जीबिशन में ही तो देखा था, जहाँ उसने पहली बार एकांक को भी देखा था। उस एग्जीबिशन में नियति ही उसे ले गई थी, क्योंकि उसे अंजोरी से मिलना था। तब कबीर वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। काश कि वो नहीं गया होता। इतने झमेले नहीं जुड़ते उसकी जिंदगी से। लोग हमेशा ही गायब होते रहते हैं, पर तब वो इन पर गौर थोड़े ही करता। उसका ध्यान तो उस पेंटिंग ने ही खींचा था। और उसके बाद काली हुडी पहने एकांक ने। क्या सोचने लगे? अंजोरी बोली। प्रॉब्लम क्या है? उस टूटी छत वाली पेंटिंग को हटा दो, बाकी की पेंटिंग्स के साथ तो कर सकते हैं ना। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उस पेंटिंग को एग्जीबिशन में होना चाहिए। वो वाकई खतरनाक है। लोगों का उसे देखना, उसकी तरफ अट्रैक्ट होना उन्हें खतरे में डाल सकता है। कबीर बोला। ओ प्लीज, तुम ना अब रहने ही दो। पहले मुझे नियति से जलन होती थी कि उसके पास तुम्हारे जैसा फ्रेंड है, पर अब तरस आता है उस पर कि वो जिसे इतना भाव देती है, उसकी सोच ऐसी है। अंजोरी चिढ़कर बोली। बेशक बहुत खराब हूं मैं। दीवार की तरफ खड़ा करके गोली मार दो मुझे, पर जो मैं कह रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तुम ऐसा कर तो सकती हो। कबीर बोला। ये इतना सिंपल भी नहीं, ऐन मौके पर किसी पेंटिंग को हटा देना। हमारा बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट होता है, और मैं ऐसा करूं क्यों? इस अफवाह को बढ़ाने के लिए कि वो पेंटिंग सच में कर्स्ड है। बिना उस पेंटिंग के एग्जीबिशन हुई तो ये बात छिपी नहीं रहेगी, और फिर लोग बातें बनाने लगेंगे। हाँ, ये भी है। कबीर आराम से बोला। तो अंजोरी ने उसे घूर कर देखा, फिर एक झटके से उठी, अपना हैंडबैग कंधे पर डाला और पैर पटकती हुई वहां से चली गई। नियति धीरे से आई और कबीर के पास बैठ गई। जाहिर है उसने नैना को भी घर भेज दिया था। नैना? कबीर ने पूछा। वो घर चली गई। क्या सोच रहे हो? नियति बोली। सोच रहा हूँ बिना फसाद की जिंदगी कैसी होती होगी। नियति ने धीरे से एक हाथ उसके कंधे पर रखा। मैंने अंजोरी को बहुत रोका, पर वो मानी ही नहीं। वो माफी मांगने वाले अंदाज में बोली। अजीब बंदी है वो भी। मतलब पहले मुझे सेंसिबल लगी थी। हुआ क्या? शहर में लोग गायब हो रहे हैं और उसे अपनी एग्जीबिशन की पड़ी है। कबीर बोला और उसे सारी बात बता दी। सुनकर नियति के चेहरे पर गंभीर भाव आए। बात वो नहीं है कबीर। तो फिर? उसका अपना हस्बैंड गायब हो चुका है। क्या? हाँ, अंजोरी को जो इस इवेंट कंपनी में जॉब मिली है ना, वो उसे उसके हस्बैंड की जगह पर ही मिली है। मगर वो उस तरह से काम मैनेज नहीं कर पाती, इससे हमेशा परेशान रहती है। जब उसके कानों में ये कर्स्ड पेंटिंग वाली बात पड़ी, तो वो हर तरफ से परेशान हो उठी। उसे डर है कि उसके पति को भी ये पेंटिंग निगल गई। दूसरी तरफ वो एग्जीबिशन भी खटाई में पड़ती नजर आ रही है। वो हर तरफ से उलझी हुई और परेशान है। नियति ने बताया। ओह, पर वो तो इन सबको बकवास कह रही थी। सोच कर देखो और क्या कहेगी। हाँ, और ये भी बुरा हुआ कि पुलिस ने उस पेंटिंग की बात आम कर दी, चाहे किसी भी वजह से की हो। अब लोग और भी फंसेंगे। नियति ने सर हिलाया। मैंने सोच लिया है। कबीर एकदम से बोला। क्या? नियति बोली। मैं इस चैतन्य देव शर्मा के पीछे जाऊंगा। सारे फसाद की जड़ यही शख्स है। क्या? पर वो कहाँ है अब? कभी तो था ना। क्या मतलब? नियति बोली। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि ये चैतन्य देव शर्मा कभी तो जिंदा रहा होगा ना। बड़ा पेंटर था, तो इसकी इंफॉर्मेशन आज भी मिल सकती है। आखिर इसकी पेंटिंग्स अब भी एग्जीबिशन में लग रही है, तो कुछ तो पता चल ही सकता है ना। कबीर बोला। हाँ, हो तो सकता है, पर वो 100 साल पहले की बात हो गई। मुश्किल होगा। आसान होता तो मेरे पल्ले ही क्यों पड़ता। कबीर बोला। नियति तन कर बैठ गई और उसे घूर कर देखने लगी। क्या हुआ?
कबीर बोला, एक बात बताना जरा, क्या पड़ा है तुम्हारे पल्ले? मतलब? किसने कहा था फटे में टांग डालने को? नियति, लोग गायब हो रहे हैं यार। तो ये मुसीबत सबके लिए एक सी है ना, तुम स्पेशल क्यों हो? नियति बोली और कबीर उसे देखता रहा। क्योंकि तुमने नैना और एकांक को गोद ले रखा है। अब कोई मदद मांगने सामने से आए तो उसे मना कर दूं। तुम तो मुझसे ज्यादा इन्वॉल्व होती हो लोगों की प्रॉब्लम में। वो तुम ही थी ना जो उनके घर गई थी डिनर पर, मगर वहीं उनके फेरे करवा देना चाहती थी। कबीर भुनभुनाया, ऐसा भी नहीं है, और मदद को तो मैं भी मना नहीं कर रही हूँ, पर तुमको जहाँ कोई मिस्ट्री दिखी नहीं तुम उससे चिपक जाते हो। मानो ना मानो, यही सच है मिस्टर राइटर। इस मामले ने तुम्हें नहीं, तुमने इस मामले को पकड़ रखा है। कबीर कुछ देर खामोश रहा। शायद नियति सही बोल रही थी। तुम मुझे कितनी अच्छी तरह समझती हो ना। वो तो है, मगर तुम नहीं समझते मुझे। नियति कंधे उचकाती हुई थोड़ी आडंबर के साथ बोली, ऐसा नहीं है, मैं भी समझता हूँ यार। पक्का? चलो मेरी लिपस्टिक के शेड का नाम बताओ। कबीर ने सर मेज पर टिका दिया मानो हार मान रहा हो। नियति ने उसे पकड़कर झकझोर दिया। नैना को दर्शित से मिले 2-3 दिन बीत चुके थे। उसे लगता था अब तक पक्का वो भी गायब हो गया होगा। तो वहीं अब कबीर दर्शित से मिलना चाह रहा था। उसके बारे में जानने के बाद उसकी उत्सुकता बढ़ गई थी उसके प्रति। फिर वो एक चित्रकार भी था, तो पता नहीं क्यों अजीब तरीके से इस केस से जुड़ा हुआ भी लग रहा था। और फिर ये देखना तो अपनी जगह था कि वो गायब हुआ या नहीं। पर फिलहाल वो और नैना उसी फार्म हाउस पर जा रहे थे। नैना अब वहां नहीं जाना चाहती थी। पता नहीं क्या डरा रहा था उसे, दर्शित या शायद वो टूटी छत वाली पेंटिंग। तो क्या वो सायरन से डर रही थी? नहीं, शायद उस चित्रकार की सोच से डर रही थी जिसने टूटी छत उकेरी थी। वो जब भी उस पेंटिंग को देखती, ऐसा लगता वो चित्र भी उसे ही देख रहा है। वो तो बस वही देख पाती जो चित्रकार ने उसमें उकेर रखा था, मगर उसे लगता वो तस्वीर उसके भीतर तक झांक पा रही हो, बहुत कुछ देख पा रही हो। तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं? कबीर ने पूछा। नहीं, वो बात ही बड़े उखड़े मूड से करता है। अजीब रूखा रूखा सा है। थोड़ा भी फ्रेंडली होता तो नंबर मांगती भी, मगर वो तो मुझे ऐसे ट्रीट करता है जैसे मैं चंदा मांगने आई हूँ। नैना गाड़ी चलाती हुई बोली, आओ चलो मिलते हैं इस नमूने से। अगर वो गायब ना हुआ हो, वैसे अगर वो गायब हुआ ना तो वापस नहीं आएगा। नैना बोली, क्यों? वो सायरन ही बाल नोचती हुई बाहर आ जाएगी पेंटिंग से। नैना बोली। कबीर ने अपनी हंसी रोकी। साफ दिख रहा था वो दर्शित से चिढ़ी हुई थी। नैना ने कार फार्म हाउस के सामने रोकी। मैं भी आऊं? वो बोली। साफ दिख रहा था वो नहीं आना चाहती थी। आ जाओ, उसके लिए मैं भी चंदा मांगने वाला ही हूँ, कबीर बोला। दोनों गेट पर पहुंचे। आज भी वहां वीरानी छाई हुई थी। अरे वो गार्ड कहाँ गया? नैना बोली। गार्ड अपनी जगह से नदारद था। उन दोनों ने बहुत देर इंतजार किया, तभी नैना को गेट के पास ही लगा कैमरा भी दिख गया। वो उसकी तरफ भी देखकर हाथ हिलाने लगी, मगर कुछ नहीं हुआ। चलो आओ, कबीर बोला। अब उसे लग रहा था कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। सब इतना शांत क्यों है यहाँ? वो अंदर आ गए। वो अभी सोच ही रहे थे कि आगे क्या करे, जब अजीब सी भौंकने की आवाज आई। कबीर और नैना ने मुड़ कर देखा तो दोनों का ही मुंह खुला रह गया। ऐसा विचित्र दृश्य कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जीत ओबेरॉय किसी चौपाई जानवर की तरह हाथों और घुटनों पर चलता उनकी तरफ आ रहा था और वही भौंकने की आवाज भी निकाल रहा था। हैं? ये यही है? इसे क्या हुआ? कबीर हैरानी से बोला, मगर नैना को याद आया जो दर्शित ने बताया था। जीत ओबेरॉय का दिमाग चल गया है और वो खुद को उनका पालतू बुलडॉग किलर समझता है। नैना पहले तो डर कर कबीर के पीछे होली, मगर वो जल्दी से सामने आई। किलर? बेबी, शेक हैंड, शेक हैंड। वो उसे किसी कुत्ते की ही तरह पुचकारने लगी। जीत ओबेरॉय भी उससे खेलने लगा और कबीर ने सर पीट लिया। तभी पीछे पीछे दर्शित, उसका गार्ड और एक मेल नर्स भी पहुंच गए, जो शायद उसकी देखभाल के लिए था। दर्शित ने नैना को पहचान लिया और उसके चेहरे के भाव थोड़े सख्त हुए, मगर नैना तो पूरी तरह किलर को खिलाने में लगी हुई थी।
उसने एक टहनी उठा ली जो वहीं गिरी हुई थी और उसे दिखाते हुए दूर फेंक दिया। कुत्ता बना जीत ओबेरॉय उस टहनी के पीछे भागा। उसका नर्स और गार्ड दोनों उसके पीछे भागे। ये सब क्या हो रहा है? दर्शित गर्जा। नैना ने उसे देखा और उसी हंसी को ब्रेक लग गए। फिर दर्शित की नजर कबीर पर भी पड़ी। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा था। तुम फिर यहाँ? वो गुस्से से नैना से बोला। नैना ने किलर बने जीत ओबेरॉय से नजरें हटाई और दर्शित की तरफ देखा। हाँ, मैं यहाँ। कुछ बात करनी थी तुमसे, वो आराम से बोली। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैंने मना किया था ना यहाँ आने से? दर्शित गुस्से से बोला। हाँ जानती हूँ, पर बात ही कुछ ऐसी है, मुझे आना पड़ा। देखो तुम या तो मेरी हेल्प करो या फिर अपने भाई के लिए नया पत्ता ले आओ। तुम सच में नहीं जानना चाहते कि उसकी ये हालत क्यों हुई? नैना बोली। नॉनसेंस बोलकर दर्शित दूसरी तरफ देखने लगा। ठीक है, हम जा रहे हैं, अब यहाँ पुलिस ही आएगी, चलो कबीर, बोलकर वो जाने को मुड़ी। रुको, दर्शित गुर्राया। नैना मुड़ी। पुलिस क्यों आएगी? हवा में, वो बोला। नैना उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अब पुलिस भी मानती है कि इस मामले में पेंटिंग का दखल है। एक विक्टिम लगभग होश में आ गया है और वो बता रहा है कि वो कहाँ से लौटा है। और तुम, चैतन्य देव शर्मा के बिग फैन, अपने फार्म हाउस में बैठकर उसकी पेंटिंग बना रहे हो। नैना बोली। कौन लौट आया है? इस बार दर्शित थोड़ी उत्सुकता से बोला। हम बैठकर बात कर सकते हैं। कुछ देर बाद वो सभी घर के अंदर थे। दर्शित बारी बारी से नैना और कबीर को घूरे जा रहा था। नैना ने कबीर का परिचय दिया। और इनका इन सब से क्या लेना देना? दर्शित बोला। जो हमारा है, और क्या, हम सभी फंसे हुए हैं इस अजीब सी चीज में। नैना बोली। दर्शित ने आगे सवाल नहीं किया। उसने खुद ही मान लिया कि कबीर कभी कोई गायब हुआ होगा, जैसे उसके और नैना के साथ हुआ था। अभी बाहर तुम किसकी बात कर रही थी? दर्शित ने पूछा। विवेक साहनी एक कॉन्ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा बिजनेस है उसका। बातचीत की बागडोर अपने हाथ में लेता हुआ कबीर बोला। दर्शित ने उसे घूर कर देखा। तो उसने पूछा। तो ये कि वो पहले काफी गायब हुआ था अपनी ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से, और फिर वहीं मिल भी गया। उसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था और वो एडमिट भी था। अभी कुछ कुछ नॉर्मल हुआ है। उसकी माने तो वो जब गायब हुआ तो वो किसी तरह इस पेंटिंग के अंदर पहुंच गया था, कबीर ने कहा और टूटी छत वाली पेंटिंग की तरफ इशारा किया जो वहीं एक कुर्सी पर रखी थी। ये क्या बकवास है? दर्शित चिढ़कर बोला। उसका यही कहना है, कबीर आराम से बोला। और उसका कहना पत्थर की लकीर हो गया? वो एक दिमाग से हिला हुआ शख्स ही तो है, कुछ भी बोल रहा है बस। दर्शित बोला। मगर वो पेंटिंग ही क्यों? अब कुछ तो होता ही, पेंटिंग ही सही। दर्शित पूरी ढिठाई से बोला। पेंटिंग तो यहाँ भी है, और गायब आपके भाई भी हुए, कबीर बोला। दर्शित ने एक गहरी सांस ली। वो साफ साफ अपने गुस्से पर काबू कर रहा था। तो मतलब ये सब कुछ इस पेंटिंग की वजह से हो रहा है, वो बोला और कबीर के साथ साथ नैना को भी घूर कर देखा, क्योंकि नैना उसे पहले ही ये सारी बातें बोल चुकी थी। दावे से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर हर केस में इस पेंटिंग का दखल होना अजीब नहीं, कबीर बोला। हो सकता है ये सब कोई और कर रहा हो और इस पेंटिंग को बेवजह बदनाम कर रहा हो, इसे अपना सिग्नेचर बनाकर। कौन और किस लिए, ये तो तफ्तीश का मुद्दा है, दर्शित बोरियत से बोला। क्या तुम? कबीर ने कहा और दर्शित ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। देखो, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, नथिंग पर्सनल। अब तक जो भी इस पेंटिंग की तरफ थोड़ा भी ध्यान दिया वो गया। तुमने बाकायदा इसकी नकल बना रखी है। इस पेंटिंग के फैन तो पहले से ही हो। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, ये बात किसी के भी दिमाग में आ सकती है, कबीर बोला। बस इसी से साबित होता है कि सब बकवास है, क्योंकि इस थियरी के हिसाब से तो मुझे भी गायब हो जाना चाहिए था। वैसे एक बात बताओ। क्या? ये पेंटिंग तो लगभग 100 साल पुरानी है, अभी ही ये सब क्यों हो रहा है? लोगों को तब भी गायब होना था ना जब ये पेंटिंग सबसे पहले अस्तित्व में आई, दर्शित ने पूछा। जवाब में नैना उससे नजरें चुराने लगी और कबीर भी सोच में पड़ गया।
कैसे एकांक का जिक्र करे, कैसे बताए कि तस्वीर में जो बला कैद है उसे बिना किसी खास की तलाश है, और वो एकांक है। एकांक क्या पहले ही कम मुसीबतों में फंसा हुआ है? हाँ, मुझसे तो पूछताछ करते हो मगर खुद कुछ बताना नहीं चाहते। दर्शित तंज कसता हुआ बोला। क्या पता लोग तब भी गायब हो रहे हो। अब 100 साल पहले तो मैं नहीं थी, तो कैसे बताऊं? नैना बोली। दर्शित ने उसे घूर कर देखा तो उसने कंधे उचका दिए। वो बिल्कुल भी एकांक के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। वैसे क्या लगता है तुम्हें, इस पेंटिंग में बैठकर रो रही ये लड़की कौन है? कबीर ने पूछा। क्या मतलब? अरे भाई, तुम भी एक आर्टिस्ट हो ना, तो तुम्हारी समझ क्या कहती है? ये कौन हो सकती है? मुझे क्या पता। हो सकता है ये पेंटिंग देव शर्मा सर ने अपनी इमेजिनेशन से बनाई हो। तब ये लड़की कुछ भी नहीं है। और अगर ये कोई लाइव पेंटिंग है तो ये बस कोई मॉडल है। मॉडल? हाँ, वो तब अलग अलग लड़कियों को चुनते थे, उन्हें पेमेंट दी जाती थी और वो लड़कियां उनकी पेंटिंग की मॉडल बनती थी। उन्हें देख कर ही वो पेंटिंग किया करते थे। ये भी कोई मॉडल हो सकती है। दर्शित बोला। कबीर और नैना ने एक दूसरे को देखा। उन दोनों के ही दिमाग में आया कि क्या एक सायरन भी तब चैतन्य देव शर्मा के लिए मॉडल बनी होगी। क्या इसमें कुछ भी गलत नहीं है? मैं खुद भी ऐसा करता हूँ। बहुत से आर्टिस्ट ऐसा करते हैं। उनके देखने का कुछ और ही मतलब निकालता हुआ दर्शित बोला। एक बार को मान लो कि लोग जो कह रहे हैं वही सच है। लोगों को ये पेंटिंग ही गायब कर रही है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि इस मॉडल, मतलब कि इस लड़की में ही कोई झोल हो? कबीर बोला। सब अंदाजे ही हैं, कितने भी लगा लो। दर्शित बोला। कबीर को अब उस पर कुछ कुछ शक होने लगा था। क्या ये वो भी नहीं जानता था, पर उसे लग रहा था कि इस शख्स के साथ कुछ गड़बड़ तो जरूर है। बात यह है कि एक और विक्टिम का कहना है कि ये लड़की नॉर्मल नहीं, ये ह्यूमन ही नहीं, बल्कि कोई और ही क्रिएचर है। और कबीर बोलता हुआ रुक गया। दर्शित के चेहरे पर अजीब से भाव दिख रहे थे। अब वो मामले से इतना निर्लिप्त भी नहीं लग रहा था। वो कुछ सोच रहा था और उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसके साथ कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। नैना भी उसे घूर कर देखने लगी। कुछ देर बाद दर्शित को जैसे होश आया कि कबीर और नैना खामोशी से उसे देख ही रहे थे। सॉरी, वो दर्शित बोलने को हुआ जब उसके बड़े भाई की देखभाल करने वाला वहां पहुंच गया था। उससे उसे कुछ बात करनी थी। दर्शित उठकर खड़ा हुआ। मुझे अब जाना होगा, वो भारी व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ बोला। साफ लग रहा था कि वो आगे बात नहीं करना चाहता था। कबीर और नाना भी उठे और बाहर को चल दिए। क्या लगता है आपको? कुछ देर बाद नैना गाड़ी चलाती हुई बोली। वो वापस लौट रहे थे। वो कुछ तो जानता है, उसके चेहरे से लग रहा था। कबीर बोला। सच में? हर तरफ पेंटिंग का दखल है और वो खुद एक पेंटर है। हो सकता है उस पेंटिंग में उसे कुछ समझ में आया हो जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। और वैसे भी उस पेंटिंग के साथ होते हुए भी वो अब तक सही सलामत है। उसे कुछ नहीं हुआ है। ये बात वाकई अजीब है। कबीर बोला। हो सकता है आगे हो जाए, हमें उम्मीद नहीं खोना चाहिए। नैना चिढ़ कर बोली। इधर पीछे फार्म हाउस में दर्शित उसी पेंटिंग के सामने खड़ा उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर विचित्र भाव थे। आखिर हो कौन तुम? वो उस चित्र को देखता हुआ बोला। कबीर और नैना वापस लौट रहे थे। पर अगर वो सच में गायब हो गया तो? कबीर बोला। नैना ने कार पर ब्रेक मारे। वो शहर में आ चुके थे। आप क्या कर सकते हैं? हमने तो उसे सब समझाने की कोशिश की ना, वही मानने को तैयार नहीं। नैना बोली। अब तक तो कुछ हुआ नहीं उसे। कबीर सोचता हुआ बोला। अगर हो गया तो जीत ओबेरॉय को मैं रख लूंगी और दर्शित को आप रख लेना। सुबह शाम वॉक पर लेकर जाएंगे इन दोनों भाइयों को। नैना बोली। वो अब भी इस बात से आनंदित हो रही थी कि कभी उस पर गंदी नजर रखने वाला जीत ओबेरॉय किस तरह पागल हो गया था और खुद को कुत्ता समझने लगा था। मगर कबीर का दिमाग एक अलग ही दिशा में काम करने लगा था दर्शित से मिलने के बाद। अच्छा नैना, एक बात बताओ। हाँ? उस फार्म हाउस पर वो पेंटिंग कहाँ से आई होगी? नैना कुछ देर सोचती रही, फिर बोली। मुझे याद है, मेरी इस बारे में उस गेंडे से बात भी हुई थी।
वो उसे देखकर मुंह बना रहा था। उसे उस बारे में कुछ नहीं पता था और वो अपनी वाइफ का नाम ले रहा था। क्यों, क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? नैना बोली। कुछ नहीं, चलो। कबीर के कहने पर नैना ने उसे एक खास पते पर छोड़ दिया, फिर अपने घर चली गई। कबीर उस घर के सामने खड़ा था। उसने एक लंबी सांस ली और डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद दरवाजा विनीत साहनी ने खोला। वह पागल हो चुके विवेक साहनी का छोटा भाई था। उसने सर से पांव तक कबीर को देखा। यस, उसने पूछा। जी, मेरा नाम कबीर है। साहनी साहब मुझे जानते थे, पहले भी आ चुका हूँ यहाँ। पिछली बार मैम से मुलाकात हुई थी। कबीर अदब से बोला। विनीत ने उसे अंदर बुलाया और एक छोटी सी बैठक में ले आया। वहां पहले ही एक भारी भरकम सा शख्स बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछें थी। सामने पड़ी मेज पर बहुत से कागज वगैरह बिखरे हुए थे। एक कैलकुलेटर भी रखा था। उस शख्स के हाथ में क्लिपबोर्ड और पेन था। शायद साहनी उसके साथ किसी काम पर चर्चा कर रहा था जब कबीर वहां आया। कबीर ने उसकी तरफ देखा। हमारा सुपरवाइजर है प्रताप, विनीत साहनी बोला और वो भी वहां आकर बैठ गया। बोलो, फिर वो कबीर से बोला। बहुत बुरा हुआ साहनी साहब के साथ, और अब तो आपको पता ही होगा कि शहर में और भी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। सब इसी तरह लापता हो रहे हैं, फिर लौट भी आ रहे हैं, मगर अपना मानसिक संतुलन खोने के बाद। कबीर बोला। हाँ, ये तो है। विनीत साहनी कड़वाहट से बोला। मेरे भी एक दोस्त के साथ यही हादसा हुआ, तो मैंने सोचा एक बार आपसे बात करूं। कबीर बोला। मुझसे? विनीत साहनी बोला। जी, मैंने सुना है साहनी साहब को होश आया है और वो किसी पेंटिंग की बात कर रहे हैं। कबीर ने पूछा। जवाब में विनीत साहनी ने अपने सुपरवाइजर प्रताप की तरफ देखा। बता भाई, वो बोला। वो तो वही पेंटिंग हुई जी, प्रताप बोला। तो कौन सी? कबीर ने पूछा। जब साहनी साहब गायब हुए रहे ना, उसके ठीक पहले हम एक घर में थे। अगले दिन हम उस घर को तोड़ने वाले थे, सारा सामान खाली कर दिया था। फिर साहनी साहब को उस घर में वो पेंटिंग दिखी। उनको अच्छी लगी होगी तो वो मेरे को बोले मैं उसे उनके घर पहुंचा दूं। आपने पहुंचाई? कबीर ने पूछा। हाँ जी, पर तब तक साहब मिसिंग हो गए थे, प्रताप बोला। पेंटिंग वही जिसमें एक टूटी छत है? जी। आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? विनीत साहनी बीच में बोल पड़ा। बात यह है कि जो भी गायब हो रहा है ना, हर उस जगह इस पेंटिंग का होना कुछ खटक रहा है। कबीर बोला। खटक तो पुलिस को भी रहा है, पर करती कुछ नहीं। विनीत साहनी फिर चिढ़कर बोला। ये तो अपने आप में मिस्ट्री ही है कि इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो लोग गायब हो रहे हैं। मगर एक और सवाल भी है। कबीर बोला। क्या? साहनी ने आंखें सिकोड़ी। कबीर ने प्रताप से पूछा। वो पेंटिंग उस घर में कहाँ से आई? अगले भाग में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही अगला पार्ट पॉपअप होगा और आप इस रहस्यमयी कहानी के तार सुलझा पाएंगे।